हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल, आपका मैथ टीचर, आज आपके लिए लास्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। एक चैप्टर था आपका डेटा हैंडलिंग नाम का। तो वहां पर हमने देखा था डेटा क्या होता है, डेटा से हम इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हैंडल करने के तरीके हमने देखे थे। ठीक है, जहां पर हमने देखा था मीन, रेंज, मीडियन, मोड, इन सारे टर्म्स को हमने समझा था कि कैसे कैसे आप इन टर्म्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आज उसी चैप्टर का जो है नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बार ग्राफ। बच्चों, ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ का मतलब क्या होता है कि किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब ग्राफ बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन आपके इस चैप्टर में सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, बार ग्राफ की बात करेंगे। बाकी ग्राफ आप आगे जाके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे। तो बार ग्राफ का मतलब क्या है, टू रिप्रेजेंट डेटा। डेटा को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है और इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल की पहले बात करते हैं, बहुत सुंदर से एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट्स के आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हुए हैं। जैसे सब्जेक्ट्स हम मान लेते हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं। अब ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आए हैं वो 7 मार्क्स आए हैं। मान लीजिए एक कैंडिडेट के 7 मार्क्स आए हैं। किसी भी कैंडिडेट के 4 सब्जेक्ट्स का मार्क्स का डेटा दे रखा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, मैथ में मान लीजिए 8 मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में सपोज कीजिए मैंने कह दिया 9 मार्क्स आए हैं, हिंदी में मान लीजिए उसके 8 मार्क्स या 6 मार्क्स आए हैं, सपोज कीजिए 6 मार्क्स। ठीक है, अब हमें अगर इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। देखिए, एक हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप सभी जानते हो ये एक्स एक्सिस कहलाएगी, ये वाई एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इधर ये सब्जेक्ट्स है, एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स हैं और वाई एक्सिस पे आपके मार्क्स दे रखे हैं, और इनकी एक रेंज आपको बनानी पड़ेगी। जैसे ये 0 है, ठीक है, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे आगे तक हम इसको लिख लेते हैं। 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरह से हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज करो एक स्टूडेंट है जिसका नाम राम है। अब ये राम के 4 सब्जेक्ट्स में इस तरह से मार्क्स आए हुए हैं और आपको इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज करो ये साइंस हो गया, ये मैथ्स हो गया, यहाँ पर इंग्लिश हो गई और ये हिंदी हो गई। अब आपको इसके 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए साइंस में कितने मार्क्स आए हैं उसके 7, तो 7 कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो अगर हम बात करें, कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा कि ये 7 तक आपको लेके जाना है और ये आपको कुछ इस तरह से बनाना होगा, तो ये बार ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसे अगली अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में कितने मार्क्स आए हैं, 8 मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पर 8 तक लेके आपको जाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 8 मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में। ठीक, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, 9 मार्क्स आए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा 9 मार्क्स के लिए तो इंग्लिश को ही रिप्रेजेंट करेगा। हिंदी में कितने मार्क्स आए, 6 मार्क्स आए हैं, तो इस तरह से आगे आप लेके जाएंगे और ये 6 तक जाएगा। बच्चों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्केल नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो थोड़ा सी टेढ़ी लाइनें बन गई हैं, लेकिन आप पेपर पर जब ड्रॉ करना है तो स्केलिंग से ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे स्केल के थ्रू बनाएंगे तो आराम से सही से बनेगा। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ग्राफ को। तो यही ग्राफ जो है वहाँ पर क्या कहलाएगा, बार ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ जो है 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक सिंगल बार ग्राफ होता है और एक डबल बार ग्राफ होता है। तो ये वाला जो हमने ग्राफ अभी ड्रॉ किया है ये सिंगल बार ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं डबल बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि वही स्टूडेंट्स ले लेते हैं, राम है, एक स्टूडेंट राम है, ठीक है, और उसके सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में, ठीक है, या हम बात कर लें हाफ ईयरली में और एनुअली में, ठीक है, उसके मार्क्स दे रखे हैं 4 सब्जेक्ट्स के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाफ ईयरली और एनुअली, ठीक है, तो इन दो इसमें डेटा आपका और बढ़ गया एक, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मार्क्स की और राम के जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट्स मान लीजिए मैंने कहा मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। हाफ ईयरली में उसके आउट ऑफ 10 मान लीजिए मैथ्स में 8 मार्क्स आए, इंग्लिश में 5 मार्क्स आए, यहाँ 7 आए और यहाँ 6 आए, ठीक। एनुअली में मान लेते हैं आउट ऑफ 10 उसके मैथमेटिक्स में जो है वो 7 मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में 6 मार्क्स आए, साइंस में 8 मार्क्स आए और हिंदी में उसके मान लीजिए 7 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो ये मार्क्स आपके दे रखे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। अब अगर आपको इसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा तो देखिए बच्चों किस तरह से करोगे, ये डबल बार ग्राफ हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एनुअली अलग मार्क्स दे रखे हैं, हाफ ईयरली में अलग दे रखे हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग बार ग्राफ नहीं बनाना, आपको एक ही बार ग्राफ में इन दोनों वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं एक बार ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं ये सब्जेक्ट्स है मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिंदी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये तो सब्जेक्ट्स हो गए, सब्जेक्ट्स के बीच आपको दे रखा है और इधर क्या लिखेंगे हम, मार्क्स लिखेंगे। अब देखिए मैथ में अगर हम बात करें तो मैथ में हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए हैं, 8 मार्क्स आए हैं। तो आप इस तरह से पहले आप ये रेंज ड्रॉ कर लो, 0 1 2 3 4 5, ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे बच्चों, ठीक है। 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैथ की हाफ ईयरली में तो 8 मार्क्स आए हैं, तो आप कुछ इस तरह से लेके जाएंगे, कहाँ तक, 8 तक लेके जाएंगे, ऐसे इस तरह 8 आपने बना दिया, ठीक। ये हाफ ईयरली हो गए। और एनुअल में कितने आए हैं, 7 मार्क्स आए हैं। तो आप क्या करोगे, इसी में ही नेक्स्ट यहीं से ही आप 7 के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे ये 7। तो ये 2 हो गए, ठीक है। एक इसको डिनोट करेगा हाफ ईयरली को और एक एनुअली को। अब मान लीजिए आपने एनुअली को इस तरह से डिनोट कर दिया ऐसे, तो अलग से हमें दिखने लगेगा कि एनुअल के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लाइन वाला, और जो सिंपल बना हुआ वो किसको डिनोट कर रहा है, हाफ ईयरली को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ऐसे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में कितने हैं, 5 और 6। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे करके लेके जाओगे 5, ठीक है, और आगे कहाँ तक लेके जाएंगे, फिर 6 के लिए यहाँ तक लेके जाएंगे। यहाँ पे भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये किसको डिनोट कर रहा है, एनुअल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइंस की बात करें, साइंस में 7 आए हैं और कितने आए हैं, 8 आए हैं। तो 7 तक लेके जाओ पहले, ये 7 हो गया, ठीक है, और यहीं पे थोड़ा सा आगे लेके गए 8 हो गया। इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली आपको हिंदी के लिए भी ऐसे ही करना है। हिंदी में कितने आए हैं, 6 आए हैं, तो आप 6 तक लेके जाओगे, ठीक है, और फिर कितने आए हैं, 7 आए हैं, तो यहाँ पे आगे 7 तक लेके जाओगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनुअली। और बच्चों बाद में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ तक तो आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको साइड में एक कुछ इस तरह से लिखना होगा कि यहाँ पर ये वाला जो है, ठीक है, ये हाफ ईयरली को डिनोट कर रहा है जहाँ पे, ठीक है, ताकि आप कोई भी अगर देखे तो अलग से उसको पता चल जाए कि हाँ ये वाला पोर्शन जो ये सिंपल वाला ये हाफ ईयरली को डिनोट कर रहा है, और जो ये लाइन वाला है किसको कर रहा है, एनुअल को। तो यहाँ पे आप अलग से लिख दीजिएगा ऐसे करके कि ये डिनोट कर रहा है किसको, एनुअली को। तो ये कंप्लीट ग्राफ शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा बार ग्राफ क्या होता है, फिर हमने सिंगल बार ग्राफ समझा, और फिर क्या समझा, डबल बार ग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बच्चों देखिए ये बार ग्राफ तो आपने बना लिया, ठीक है, आपने रेंज भी देख ली, आपने सिंगल बार ग्राफ देख लिया, आपने डबल बार ग्राफ देख लिया, ठीक है। एक चीज़ और, अगर मैं आपसे कहूँ इसी में कि मान लीजिए ये मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 100 आए होते, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हिंदी में किसी के आउट ऑफ 100 मान लीजिए 65 आए हैं, इंग्लिश में 74 आए हैं, ठीक है, और एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं मैथ में मान लीजिए 90 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो
चलो इंग्लिश में 75 ले लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर आप इसको इस तरह से बार ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो अभी तो छोटे नंबर थे तो हमने बना लिया था कैसे 0 1 2। अब इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको आगे 90 तक, देखो मैक्सिमम 90, तो 90 तक तो आपको मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, तो इतने में तो कॉपी में तो हमारे पास जगह नहीं बचेगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप स्लैब अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप स्लैब चाहे आप 0 से 10 तक का ले लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, और ऐसे 70, और ऐसे आगे तक क्या लिख सकते हैं 80 और 90, ठीक है। बच्चों ये स्लैब आप एक चीज़ याद रखना, ये स्लैब आप अपनी तरह से डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, लेकिन इनकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो 10 के बाद कितना है 20, तो ये 10 10 का ही रहेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 10 के बाद आपने यहाँ पे 20 लिख दिया, फिर यहाँ 25 लिख दिया, फिर आपने 45 लिख दिया, ऐसे नहीं करेंगे। डिफरेंस सेम होगा। 10 से 20 के बीच का डिफरेंस कितना है 10 है, 20 से 30 के बीच का डिफरेंस 10 है, ठीक है। तो ये डिफरेंस सेम रहेगा। आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे 20 लिख लीजिए, यहाँ 40, यहाँ 60, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो अगर हम बात करें हिंदी के मार्क्स की, तो हिंदी में कितने मार्क्स आए, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं हिंदी, ठीक है, यहाँ इंग्लिश, और यहाँ क्या है मैथ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। तो बताइए हिंदी में कितने मार्क्स आए 65। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे 65 तो नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि देखो 70 और 60 के बीच में कहीं 65 होगा, तो इस ग्राफ को जब हम लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरह से जब हम ड्रॉ करेंगे तो बीच में मिडिल वैल्यू तक लेके जाएंगे, तो ये किसको डिनोट करेगा 65 को। अब इंग्लिश में कितना है 75, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है देखो 70 से 80 के बीच, तो यहाँ कहीं 75 रहा होगा, ठीक है। तो इंग्लिश को जब आप ड्रॉ करेंगे 75 को, ठीक है, तो 70 और 80 के बीच की वैल्यू आपको तक लेके जाना है इस ग्राफ को, ठीक है। ऐसे मैथ में कितने मार्क्स आए 90, तो 90 के लिए यहाँ पे 80 है तो यहाँ 100 होगा। तो आपको क्या करना है कि 80 और 100 के बीच तक आपको लेके जाना है इस तरह से, तो ये 90 मार्क्स को शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा सेम रहेगा, ठीक है। बाकी आप जो इनकी रेंज है वो कुछ भी मान सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता है। जितनी बड़ी वैल्यूज होंगी तो उतनी रेंज आप बड़ी बड़ी भी मान सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। और ये दूरी भी हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगी, और ये जो रेंज है ये भी सेम रहेगी इनके बीच की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। क्या होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी? देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट है वो कितनी बार हो रही है, मतलब उसके चांसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ चांसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ और बेसिक बातें समझ लीजिए। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, ठीक है। अब कॉइन को आप मान लीजिए हवा में उछालते हैं कॉइन को, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि जब आप हवा में उछालेंगे कॉइन को तो हेड या टेल आ सकता है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल आएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक, आप लूडो सभी खेलते हो बच्चों, ठीक है। तो लूडो का आपका एक पासा है, ठीक है। तो डाइस है लूडो की, उस डाइस में कहाँ से कहाँ तक नंबर होता है बताओ बच्चों, हम सबको पता है 1 से लेके 6 तक होता है। तो डाइस पे 1 2 3 4 5 और 6 तक होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज करो, पहले कॉइन वाले एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉइन्स आपने जब उछाला है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से बनेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ऐसे डाइस में है कि एक डाइस को रोल डाउन किया गया है, तो उसमें 2 जो है वो 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या 3 से लेस देन वाले नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ठीक है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चलिए इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या होती है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को हम समझते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि एक कॉइन है, उसको हवा में उछाला है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हेड आने की अगर आप प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हमने देखा अभी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो
अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको ये दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो फेवरेबल इवेंट क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ एक कॉइन अगर आप हवा में उछालोगे तो हेड आने के चांसेस कितने होंगे, एक ही चांसेस होगा, क्योंकि एक हेड एक ही होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब ये होता है कि हेड और टेल ये टोटल आपको करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लीजिए एक डाइस की बात कर लेते हैं। एक डाइस आपने रोल डाउन की है और आपसे कह रहा है कि उसमें 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। जैसे आप लोग लूडो खेलते हो तो 1 से 6 तक आपके नंबर्स होते हैं, तो आपसे 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ उस पासे पे, मतलब उस डाइस पे 3 से कम आना चाहिए। तो आप प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, अब देखिए 3 से कम की अगर हम बात करें तो अगर 3 से कम की बात करेंगे तो 3 को नहीं लेना आपको, तो 3 से कम क्या क्या है 2 है और क्या है 1, तो टोटल कितने हो गए 2। तो ये 2 जो हैं वो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कहलाएंगे आपके 2। अब टोटल नंबर आउटकम की बात करेंगे तो आप इन सब का टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो जाएंगे आउटकम 6, और इसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे, ये 1 टाइम ये 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा 1/3, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। प्रोबेबिलिटी के बारे में एक नोट करके आपको लिखना है, एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बराबर या बड़ी होगी और 1 के बराबर और छोटी होगी। मतलब जब भी कभी आप किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी या किसी भी क्वेश्चन में आप प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। 0 भी आ सकता है, ठीक है, और 1 भी आ सकता है। 0 और 1 जब हम किसी भी चीज़ को डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स बोलते हैं तब आपका 0 या 1 आंसर आएगा, अदरवाइज आपका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगी। एक चीज़ याद रखिएगा और बच्चों कि प्रोबेबिलिटी में जब भी कभी आप आंसर निकालेंगे तो कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा और 1 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमने आज बार ग्राफ देखा, प्रोबेबिलिटी देखी, ठीक है, और ये थ्योरी वाला जो पार्ट है वो आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है आज के सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन सब थ्योरी जो हमने पढ़ी है इनका यूज़ क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आपका टास्क ये है कि पहले इस पूरे थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार अच्छे से नहीं पढ़ा बच्चों तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत डाउट आएंगे। एक बार अच्छे से मन लगाकर इसको पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे, बिल्कुल देखते ही हो जाएंगे बच्चों। और बहुत आसान टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।